फार्मेकोलॉजी में अपन ने सीएनएस में 3 टॉपिक कर लिए हैं। चौथा टॉपिक है अपना साइकेट्रिक इलनेस। क्या है? साइकेट्रिक इलनेस। और साइकेट्रिक इलनेस है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक साइकोसिस, एक न्यूरोसाइकोसिस। तो जो साइकोसिस होते हैं उनको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं होता है, तो इनसाइट है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन जो न्यूरो साइकोसिस होते हैं उनको अपनी बीमारी के बारे में पता होता है कि मेरे ये डिजीज है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक करवाने के लिए। साइकोसिस होता है उसमें क्या होता है, उसको पता भी नहीं होता है कि मेरे कोई डिजीज है, यानी कि इनसाइट है वो प्रेजेंट नहीं है। न्यूरोसाइकोसिस में क्या है, इनसाइट है वो प्रेजेंट है। न्यूरोसाइकोसिस में क्या है, इनसाइट प्रेजेंट है। तो साइकोसिस सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, साइकोसिस के बारे में देखेंगे। तो जो साइकोसिस है वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो सिजोफ्रेनिया और एक होता है मूड या अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो जो मूड वाले होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। मेनिया में आदमी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। डिप्रेशन में आदमी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, अकेला रहता है। और तीसरा है कि मेनिया और डिप्रेशन दोनों साथ में हो। एक बार आदमी मेनिया में होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, एक बार आदमी क्या होता है, उदास होता है, डिप्रेशन में रहता है। और ये दोनों होते हैं तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या बोल देते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर। तो अब सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सिजोफ्रेनिया के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। सिजोफ्रेनिया के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपन न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। न्यूरोटिक डिसऑर्डर है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी एंजाइटी तो अपने को वैसे भी होती है लेकिन एक बहुत ज़्यादा हो, बार बार हो, उसको क्या बोलते हैं, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा होता है फोबिया। दूसरा क्या है? फोबिया। किसी भी चीज़ का फोबिया हो सकता है, किसी भी इंसान को हाइट का भी हो सकता है, बंद स्पेस का भी हो सकता है, ओपन स्पेस का भी हो सकता है। ठीक है। फिर है बुलीमिया। क्या है? बुलीमिया। बुलीमिया में क्या होता है, आदमी या तो बहुत ज्यादा खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, पूरे दिन खाता ही रहता है। एक होता है जिसको फिगर की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, वो खाता ही नहीं है। तो ये क्या है? बुलीमिया। चौथा है ऑब्सेसिव कंपल्सन डिजीज, यानी कि नॉर्मल हर आदमी हाथ धोता है खाना खाने के बाद में या कुछ भी काम करता है तो नॉर्मली हाथ धोते हैं। लेकिन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है उसमें आदमी बार बार हाथ धोता है, कोई भी मतलब हर 5 मिनट के बाद में वो हाथ धोता है, उसके मन में आता है चल हाथ धोते हैं, तो वो हाथ बार बार में धोता है, उसको क्या ऑर्डर होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक होता है इम्पल्स कंट्रोल, आदमी के कंट्रोल में ही नहीं होती हैं। इम्पल्स कंट्रोल, जैसे किसी आदमी को क्या है, चोरी करने की आदत है लेकिन उसकी कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ क्या नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है। क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं चोरी करने को, क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। किसी भी हॉस्टल में किसी भी रूम से कुछ उठा लाए या कहीं से भी मतलब चोरी करने की आदत होती है। तो इसलिए न्यूरोटिक्स डिसऑर्डर होते हैं वो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर and phobia and bulimia, obsessive compulsive disorder and impulse control disorder। अब अपन बात करेंगे किसकी? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। किसकी? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो 2 तरीके की होती हैं,
एक तो टिपिकल होती है, एक एटिपिकल होती है। क्या होती है? एक टिपिकल होती है, एक एटिपिकल होती है। जो टिपिकल होती है वो D2 रिसेप्टर को क्या करती है? ब्लॉक करती है। और एटिपिकल होती हैं वो 5-HT2 रिसेप्टर को क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, ब्लॉकिंग रेशियो, अगर एक से ज़्यादा है तो टिपिकल है वो दवाई, अगर एक से कम है तो वो क्या है? एटिपिकल है। कई दवाइयों में दोनों चीज़ एक साथ होती हैं, तो अपने को क्या करना है? इसका रेशियो देख लेना है, ब्लॉकिंग रेशियो। अगर एक से ज़्यादा है तो टिपिकल है, एक से कम है तो एटिपिकल ड्रग्स है। तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है। वैसे D2 को अपन कब स्टिमुलेट करते हैं? पार्किंसन डिजीज में। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है। तो डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो बराबर रहेगा तो कोई डिजीज नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पार्किंसन डिजीज में डोपामीन कम हो जाता है, इसलिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर डोपामीन बढ़ जाता है तो साइकोसिस हो जाता है। तो एंटी साइकोसिस ड्रग्स यूज करते हैं अपन, तो D2 को ब्लॉक करके, यानी कि डोपामीन को कम करते हैं। डोपामीन को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो इसलिए अपन D2 ब्लॉकर्स देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे वो देख लेते हैं। टिपिकल ड्रग्स हैं ये जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल वेरी वेरी पोटेंट ड्रग्स। और डोरपेरिडोल और फ्लूफेनाजीन और क्लोरप्रोमाजीन और क्लोरप्रोमिथाक्सिन, यानी कि एक तो स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर्स होती हैं और एक वीक D2 ब्लॉकर्स होती हैं। यानी कि जब क्वेश्चन आता है तो वो या तो ज़्यादा की पूछता है या कम की पूछता है, इंटरमीडिएट की कोई नहीं पूछता है, इसलिए इसे डिस्कस नहीं करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर्स हैं और वीक D2 ब्लॉकर्स हैं उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो वीक D2 ब्लॉकर्स है वो है क्लोरप्रोमाजीन और थायोओरिडाजीन। थायोओरिडाजीन, थायोओरिडाजीन और क्लोरप्रोमाजीन है वो क्या है? वीक D2 ब्लॉकर्स हैं। हेलोपेरिडोल और ड्रोपेरिडोल है वो क्या है? ड्रोपेरिडोल है। ड्रोपेरिडोल और फ्लूफिनाजीन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर्स हैं। क्या है? स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर्स हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा है वो, अपने को कौन सी दवाई याद रखनी है? हेलोपेरिडोल। ये तो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या क्या करती हैं। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? हेलोपेरिडोल है, ड्रोपेरिडोल है और फ्लूफिनाजीन है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर्स हैं। अब जो अपने पास जो है क्या है कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो अगर हद से ज़्यादा D2 को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा? पार्किंसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्किंसन हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं वो आ जाएंगे इनमें। क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ जाएंगे। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है वो कोर्टिको पिरामिडल ही तो इनको कंट्रोल करता है, यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो अपन हाथ पैर चला लेते हैं कभी, उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं? मैक्सिमम है वो किसके साथ देखने को मिलते हैं? हेलोपेरिडोल के साथ। और मिनिमम पूछ ले तो थायोरिडाजीन किसके साथ है? थायोरिडाजीन के साथ देखने को मिलते हैं। अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए तो EPS है वो मिनिमम किसके साथ देखने को मिलता है? थायोरिडाजीन। और मैक्सिमम है वो किसके साथ देखने को मिलता है? हेलोपेरिडोल के साथ देखने को मिलता है। फिर है जैसे कि एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम है, जैसे कि डिस्टोनिया, यानी मसल्स में कि मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि पहला है डिस्टोनिया में टॉर्टिकोलाइस, यानी कि एक आदमी अगर इधर की जो स्टेर्नोक्लेविड मसल है वो क्या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो आदमी ऐसे ही देख रहा है, एक तरफ ही देख रहा है सिर्फ, इसको बोलते हैं
टॉर्टिकोलिस। एक होता है रोलिंग बैक ऑफ टंग, जीभ है वो क्या हो जाती है, पीछे की तरफ गिर जाती है। और ओकुलोगेरिक्राइसिस, आँख में दिक्कत हो जाती है। तो ये जो डिस्टोनिया है ये अर्लीस्ट साइन होता है, क्या होता है, अर्लीस्ट साइन होता है। और एकाथीजिया है, एकाथीजिया है वो इसमें मोस्ट कॉमनली है। एकाथीजिया में क्या होता है, आदमी एक जगह से बाहर से टहलता रहता है बिना मतलब की, मतलब एंजाइटी में भी होता है लेकिन उसकी एंजाइटी नहीं होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एकाथीजिया, यानी कि बिना मतलब कि ऐसे एक जगह से दूसरे स्थान पे टहलता रहता है, एकाथीजिया। और पार्किंसनिज्म, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, D2 अगर ज़्यादा ब्लॉक हो गया, डोपामिन ज़्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा। टार्डिव डिस्काइनेजिया, ये जो मूवमेंट है वो मुंह के ही पास में दिखती है, मसल्स है वो, जैसे खरगोश का मुंह चलता है ना, वैसे आदमी का भी मुंह चलता रहता है। इसमें होता क्या है, ये लेट सिम्टम है लेकिन मतलब कई महीनों बाद में आते हैं ये। इसमें होता ये है कि D2 है ना वो क्या हो जाता है, सुपर सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि ड्रग्स देते देते अगर अपन ने बंद कर दिया ना तो भी इसके सिम्टम आएगा, टार्डिव डिस्काइनेजिया, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो जाता है वो। फिर पांचवा है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में आदमी के बहुत तेज बुखार आता है, क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है और साथ में दर्द भी होता है, ऐसे लगता है कि आदमी जाने वाला ही है। फीवर और पेन दोनों होते हैं इसमें, आदमी चिल्लाता है, ऐसा लगता है अब जाने वाला ही है। तो मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में ऐसा होता है। तो ये थे अपने टिपिकल D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के कुछ साइड इफेक्ट, और जो मैंने बता दिए, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं EPS, वो मैक्सिमम हेलोपेरिडोल के साथ होते हैं और मिनिमम किसके साथ होते हैं, थायरोइडाजीन के साथ, थायोरिडाजीन के साथ क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम है वो हेलोपेरिडोल के साथ होते हैं। तो ये थे अपने कुछ EPS के बारे में बता दिया। फिर है अपन इनके बारे में दवाई देख लेते हैं। तो डिस्टोनिया है उसमें भी बेंजहेक्सोल दे सकते हैं, और एकाथीजिया उसमें भी दे सकते हैं बेंजहेक्सोल। बेंजहेक्सोल है वो किसी भी EPS में दे सकते हैं, मतलब सब में दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ में नहीं दे सकते, टार्डिव डिस्काइनेजिया, इसमें क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि इसके रिसेप्टर तो ऑलरेडी क्या है, सुपर सेंसिटिव हैं, तो इसलिए इसको नहीं देते हैं। तो अब अपन पढ़ लेते हैं इनमें ड्रग ऑफ चॉइस। डिस्टोनिया है उसमें भी क्या है, बेंजहेक्सोल है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। और अपने एकाथीजिया, एकाथीजिया में प्रोपेनोलोल है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। और बेंजोक्सोल है वो पार्किंसनिज्म में क्या भी है, ड्रग ऑफ चॉइस है पार्किंसन में। तो ड्रग इंड्यूस पार्किंसन में ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो क्या है, बेंजेक्सोल है। नॉर्मली वैसे क्या होती है, रोपिनिलोल, वो क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है पार्किंसन में। टार्डिव डिस्काइनेजिया में वेलबेनाजीन, वेलबेनाजीन ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस है टार्डिव डिस्काइनेजिया में। और डेंट्रोलिन, डेंट्रोलिन ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है डेंट्रोलिन। ठीक है, ये थी अपनी ड्रग ऑफ चॉइस भी देख ली। फिर है कि जो डोपामीन है वो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, रिलीज होता है, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पिट्यूटरी में आता है। किस में आता है, पिट्यूटरी में आता है। पिट्यूटरी में क्या करता है, D2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। D2 को स्टिमुलेट करेगा तो D2 क्या करेगा, प्रोलेक्टिन को इनिबिट करेगा, क्या करेगा, प्रोलेक्टिन को इनिबिट करता है। तो प्रोलेक्टिन को कम करता है, मान लीजिए प्रोलेक्टिन को कम करता है,
लेकिन अगर आपने D2 को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया D2 को इनिबिट कर देंगे तो प्रोलेक्टिन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोलेक्टिन बढ़ जाएगा। और प्रोलेक्टिन बढ़ जाएगा तो प्रोलेक्टिन आपको पता है क्या करता है, गैलेक्टोरिया यानी कि दूध के स्रावन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो प्रोलेक्टिन से गैलेक्टोरिया हो जाएगा, और ज़्यादा ही हो गया प्रोलेक्टिन तो इनफर्टिलिटी के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गैलेक्टोरिया ज़्यादा हो गया तो इनफर्टिलिटी के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर है अपने पास कुछ साइड अपन ने, जैसे कि D2 ब्लॉकर के लिए तो अपन ने पढ़ लिया क्या क्या होता है। फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, वो एसिटाइल कोलिन को भी ब्लॉक कर देती हैं, H1 को भी ब्लॉक कर देती हैं, अल्फा को भी ब्लॉक कर देती हैं, और सीजर भी करती हैं। तो जब एसिटाइल कोलिन अगर ब्लॉक होगा तो उसके क्या साइड इफेक्ट आएंगे पेशेंट में, ड्राई माउथ होगा, ब्लड विजन होगा, ढंग से दिखाई भी नहीं देगा उसको, और यूरिन रिटेंशन होगा। क्या होगा, यूरिन रिटेंशन होगा, और हार्ट रेट इंक्रीज होगी, टेकीकार्डिया होगा। क्या होगा, टेकीकार्डिया होगा। अगर ब्रेन में एंटी हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, आदमी उदास हो जाएगा, सडेशन। क्या हो जाएगा, सडेशन, यानी आदमी उदास हो जाएगा। अगर अल्फा को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, हाइपोटेंशन। अल्फा क्या करता है, हाइपोटेंशन। तो ये अल्फा से ब्लॉक से क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, और इसमें सीजर होते ही। अब जो वीक वाली जो ड्रग्स होती है ना, वीक D2 वाली, जो वीक D2 ब्लॉकर्स होती हैं, उनमें ये जो साइड इफेक्ट हैं एसिटाइल कोलिन, H1 अल्फा 1 सीजर वाले, ये सारे, ये सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, D2 ब्लॉकर की जो वीक ड्रग्स हैं जो अपन ने अभी पढ़ी थी, क्लोरप्रोमाजीन वाली, ये क्लोरप्रोमाजीन और थायोरिडाजीन, इन दोनों में क्या होते हैं, वो जितने भी साइड इफेक्ट हैं एसिटाइल कोलिन ब्लॉकर्स, कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करने वाले, H1 को ब्लॉक करने वाले, और कौन सा था, अल्फा को ब्लॉक करने वाले, और सीजर। लेकिन सीजर सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, क्लोरप्रोमाजीन। कन्वल्सन्स हैं वो किस में आते हैं ज़्यादा, क्लोरप्रोमाजीन में होते हैं सीजर सबसे ज़्यादा। तो ये जो सारे इफेक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं वीक D2 ब्लॉकर्स होते हैं उनके साथ दिखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग D2 के साथ नहीं मिलता है, स्ट्रॉन्ग D2 के साथ नहीं होते हैं, लेकिन वीक D2 ब्लॉकर्स होती है उसके साथ वो सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग के साथ तो शायद EPS और प्रोलेक्टिन वाले ही साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कौन से, EPS और प्रोलेक्टिन वाले ही साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग D2 के साथ, सिर्फ यही साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो वीक होती हैं D2 ब्लॉकर्स उनके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम है वो सीजर किसके साथ देखने को मिलते हैं, क्लोरप्रोमाजीन के साथ देखने को मिलते हैं। अब अपने पास है कि जो अपने कुछ टिपिकल्स ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेती हैं लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। टिपिकल ड्रग्स जो अपन ने अभी पढ़ ली हैं वो क्या करती हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हेलुसिनेशन है, मेनिया है, हाइपर एक्टिव हो गया आदमी, तो इन सब को तो क्या कर लेती हैं, कंट्रोल कर लेती हैं। लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है तो उसको ये ठीक नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या पढ़ेंगे, एटिपिकल ड्रग्स। कौन सी, एटिपिकल ड्रग्स, दो 5-HT2 को ब्लॉक करती हैं। किसको ब्लॉक करती हैं,
5-HT2 को ब्लॉक करती हैं, वो ड्रग्स होती हैं एटिपिकल ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स होती हैं? एटिपिकल ड्रग्स होती हैं, जिसमें सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो है क्लोजापिन। हर एक चीज में एक एक दवाई को आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने उसमें पहले टिपिकल वाले में बताया था हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। और यहाँ पे एक ड्रग्स है क्लोजापिन, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इतनी सारी ड्रग्स है वो याद रखना बहुत मुश्किल है। तो जो इम्पोर्टेंट हैं एटलीस्ट वो तो याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके सामने क्लोजापिन आ गई, आपको पता ही नहीं कहाँ यूज होती है। मैक्सिमम बार रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं ऑप्शन में, वो क्लोजापिन ही आपको सबसे पहले लिख के देंगे। क्लोजापिन ओलेंजापिन है ये। अरे ओलेंजापिन में कैटरेक्ट नहीं होता है, ये हो गया सॉरी। ये क्विनेटीन के साथ होता है कैटरेक्ट। तो अपन कितनी एटिपिकल ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेती हैं। तो अपने पास हैं एटिपिकल ड्रग्स कोलेंजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन और एसिनापिन। और फिर है रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन और एरिपिप्राजोल और ब्रिक्सीपिप्राजोल। जो ये जोल होता है, ये जोल अपन किसके साथ पढ़ते हैं? पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ पढ़ते हैं। लेकिन ये एप्रीप्राजोल है और ब्रिक्सीप्राजोल है, पीपीप्राजोल है, ये जोल किस में यूज हो रहे हैं? एंटीसाइकोटिक एटिपिकल ड्रग्स में आ रहा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नहीं है ये। तो अब एक एक करके अपन इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कहाँ कैसे काम में आती हैं। ओलेंजापिन और कोलेंजापिन कुछ नहीं करती हैं। क्विटिटापिन है वो क्या करती है? कैटेरेक्ट करती है, इसका साइड इफेक्ट है। और जो एसिनाप्रिन पिन है वो क्या है? सबलिंगुअल रूट से भी अपन दे सकते हैं। ये पीने का काम डन हो गया है, यानी कि डन है इनके लास्ट में। और इनमें क्या है? पीना, पीने का काम क्या हो गया है? डन हो गया है। तो इससे आप याद रख सकते हो। लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? ये जो है जिप्रासिडोन, ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है। क्या करती है? क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है। ठीक है, तो अपने पास ये ड्रग्स हैं कोलेंजापिन और ओलेंजापिन। लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट है। क्या है? एक साइड इफेक्ट है, वो है लाइपोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम। लाइपोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम है वो पहली जो दो ड्रग्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। क्लोजापिन और ओलेंजापिन है, इसके साथ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? लिपोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम है वो सबसे ज्यादा किसके साथ है? कोलेंजापिन और ओलेंजापिन की सबसे ज्यादा होता है उसमें। ये क्या होता है? लाइपोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम में क्या होता है? ग्लूकोज बढ़ जाती है, लिपिड्स बढ़ जाते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंट बढ़ जाता है और वेट गेन होता है। क्या होता है? वेट गेन होता है, इसलिए अपन ज्यादा यूज नहीं करते हैं इनको। तो वेट गेन होता है। आगे देखते हैं अपन। अब बात करेंगे क्लोजापिन की। मेनली किसकी बात करेंगे? क्लोजापिन की। और मैंने कहा था इस ग्रुप में कौन सी ड्रग्स याद रखनी है? क्लोजापिन आपको याद रखनी है, टिपिकल ड्रग्स होती है, इसके बारे में आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो ये क्या होती है ये पहले ही बता दिया, हाई रिस्क ऑफ एलडीएस। और ये क्या करती है? एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, यानी कि न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ा देती है। यानी कि ये डोज इंडिपेंडेंट होती है। डोज इंडिपेंडेंट मतलब है कि आपने ज्यादा दे दी तो भी एक ग्रेनुलोसाइट हो सकता है, कम दे दी तो भी एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है। इसलिए अपने को ब्लड में क्या करना है? न्यूट्रोफिल्स को देखते रहना है। तो ये डोज इंडिपेंडेंट है।
तो ये सीजर भी करती है, लेकिन सीजर करती है तो डोज डिपेंडेंट होती है कि भाई इतनी डोज से ज़्यादा दे दोगे तो सीजर हो जाएगा, तो इसलिए या कम दे दो तो भी सीजर हो सकता है, तो इसलिए उसकी ये डोज डिपेंडेंट है। तो इसमें कोई खतरा नहीं है, अपने को मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ग्रेनुलोसाइटोसिस के लिए अपने को पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा। मायोकार्डाइटिस के मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है क्लोंजापिन से। और ये क्या करती है? सडेशन, आदमी को उदास बना देती है। तो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? सडेशन है। क्लोजापिन का जहाँ भी नाम आए तो वहाँ पे सबसे पहले आपको सडेशन जरूर देखना है। क्या देखना है? सडेशन, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है क्लोजापिन, यानी कि ये तो होना ही चाहिए। अगर क्लोंजापिन की साइड टॉक्सिसिटी होगी तो सडेशन तो होना ही चाहिए, सबसे पहले आएगा, मोस्ट कॉमन है। अब एक इसमें है सिलोरिया। ये सिलोरिया है ना, ये जितनी और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनके साथ नहीं होता है, ओनली क्लोजापिन के साथ ही। किसके साथ है? क्लोजापिन के साथ है। तो इतने सारे साइड इफेक्ट देख के क्या अपन क्लोजापिन को यूज करेंगे? नहीं करेंगे, नॉर्मली तो नहीं करेंगे। पर अगर रजिस्टेंट है, सिजोफ्रेनिया अगर रजिस्टेंट है, किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोजापिन है। क्या है? क्लोजापिन है। जब कोई चीज काम नहीं कर रही तो क्या यूज करेंगे? क्लोजापिन यूज करेंगे। इसलिए यही क्या है? इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, इसलिए कहा था क्लोजापिन है, उसको याद रखना है। और उसमें किसको याद रखना है? हेलोपेरिडोल। किसको याद रखना है? हेलोपेरिडोल। इसमें किसको याद रखना है? क्लोजापिन को याद रखना है। अब जो पीछे जो अपन ने जो ड्रग्स पढ़ी हैं, ये जो रिसिपेरिडोन है, रिसिपेरिडोन, ये जो अपन ने ड्रग पढ़ी है एटिपिकल है। एटिपिकल है यानी कि 5-HT2 ब्लॉकर्स हैं। तो रिसिपेरिडोन है, ये क्या है? एटिपिकल होते हुए भी D2 ब्लॉकर्स है। क्या है? D2 ब्लॉकर्स भी है। ये इसमें एक अलग प्रॉपर्टी है। ये क्या है? D2 को भी ब्लॉक करती है। D2 को ब्लॉक करने वाली अपन ने जो पढ़ी पीछे टिपिकल ड्रग्स थी, और ये क्या है? एटिपिकल ड्रग्स है, जो कि किसको ब्लॉक कर रही है? D2 को ब्लॉक कर रही है। किसको ब्लॉक कर रही है? D2 को ब्लॉक कर रही है, रिसिपेरिडोन। ये भी याद रख लेना, अच्छी बात है। याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पर किसको याद रखना है? क्लोंजापिन को जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है क्लोजापिन को। क्लोजापिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, डोंट फॉरगेट। अब अपने पास कुछ 4 ड्रग्स हैं। हेलोपेरिडोल है, फ्लूफेनाजीन फ्लूफेनाजीन और रेसिपेरिडोन और पालीपेरिडोन। ये डोन में कुछ डोन रह गई, डोन में कुछ डोन रह गए। ये 4 तरह के डोन रह गए। ये क्या है? ये लॉन्ग एक्टिंग है। क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है। अब कोई साइकोसिस पेशेंट है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? आपको क्या दिक्कत फेस करोगे आप? अगर साइकोसिस पेशेंट आएगा आपके पास तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? उसमें उसको दवाई नहीं खिला पाओगे। क्या नहीं खिला पाओगे? दवाई नहीं खिला पाओगे, क्योंकि वो तो कहेगा मेरे कोई बीमारी नहीं है, मैं एक दवाई क्यों खाऊं? वो फेंक देगा, दवाई नहीं खाएगा। तो ऐसे पेशेंट के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? ये लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन है, वो यूज कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलरी दे देंगे, जो धीरे धीरे क्या होते रहेंगे? यूज होते रहेंगे, काम आते रहेंगे। तो उसको गोली ले मत ले, पहाड़ में जा। अब क्या हो गया? परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन दे दो। तो उसमें कौन कौन से हैं? हेलोपेरिडोल है, फ्लूफेनाजीन है, और रेसिपेरिडोन है, और पेलपेरिडोन है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अपना कि पीमा पीमावेनसिरिन। पीमावेनसिरिन है, वो क्या करते हैं? किस में यूज करते हैं? पार्किंसन इंड्यूज मेंटल अबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि पार्किंसन इंड्यूज साइकोसिस होता है, उसके अंदर अपन पीमा
वेनसिरिन ड्रग्स है वो यूज करते हैं। पीमा वेनसिरिन ड्रग्स अपन कब यूज करते हैं? जब पार्किंसन इंड्यूस साइकोसिस हो। कैसे पार्किंसन इंड्यूस साइकोसिस कैसे हुआ सर? जब आपने एल डोपा ज्यादा दे दिया है, डोपामीन ज्यादा बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा डोपामीन बढ़ गया है, तो क्या हो गया? आदमी पागल हो गया। और वो किसके कारण हुआ? जब अपन पार्किंसन को ठीक कर रहे थे, पार्किंसन को ठीक करते करते डोपामीन को इतना बढ़ा दिया कि आदमी क्या हो गया? पागल हो गया, मेंटली अब नॉर्मल बिहेवियर हो रहे हैं। तो उस टाइम पे अपन क्या यूज करेंगे? पीमावेंसिरिन। क्या यूज करेंगे? पीमावेंसिरिन। अब अपन पढ़ेंगे कि और क्या क्या यूज होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का एक सबसे बढ़िया जो यूज है वो है एंटी इमेटिक्स। यानी कि आप हर ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग। तो जो एंटी इमेटिक्स जो वोमिटिंग के लिए जो ड्रग्स देते हैं, उनके अलावा जो साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनका साइड इफेक्ट नहीं है वोमिटिंग। ये तो उल्टी का ठीक करती हैं। क्या करती हैं? ठीक करती हैं। इसलिए एंटी इमेटिक ड्रग्स के तौर पे अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे यूज करते नहीं है। वैसे तो लेप्रोमाइड कौन सी आती है जो, वो यूज करते हैं एंटी इमेटिक, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ही बहुत ज़्यादा हैं इसलिए। लेकिन ये आपको वैसे पूछा जा सकता है, एंटी साइकोटिक्स वैसे क्या करते हैं अपन? कोई भी ड्रग्स हो तो कॉमनली साइड इफेक्ट कौन सा? नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग। लेकिन एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनके साथ ये नहीं होता है। और एंटी मैनिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में मेनिया है तो उसके लिए अपन कौन सी ड्रग यूज करेंगे? साइकोटिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी में इनको यूज करते हैं। और साइकोसिस में तो अपन करते ही हैं। और हंटिंगटन कोरिया में भी यूज करते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? टेट्राबेनाजीन। क्या होती है? टेट्राबेनाजीन। हंटिंगटन कोरिया टेट्राबेनाजीन देते हैं। और टिक्स डिसऑर्डर, जैसे कि मसल्स का जो ग्रुप है वो कॉन्ट्रेक्शन करता है एक साथ, तो उससे क्या होता है? गिल्डा ला टोर्टस सिंड्रोम, गिल्डेला टोर्टस सिंड्रोम होता है। और उस सिंड्रोम में क्या होता है? वोकल टिक्स हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। मतलब अजीब सी आवाज़ निकालता है, गाली देता है पेशेंट, तो वो क्या है? अच्छी नहीं होती हैं। तो इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? कौन सी ड्रग्स देते हैं अपन इसमें? इसमें भी टेट्राबेनाजीन देते हैं। कौन सी ड्रग्स देते हैं? टेट्राबेनाजीन देते हैं। तो ये हो गया अपना कौन सा कि और क्या क्या यूज कर सकते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। तो ये इसके यूज हो गए। अब अपन बात करेंगे किसकी? ये तो टिपिकल और एटिपिकल दोनों ड्रग्स हो गई अपनी। अब जो अफेक्टिव है, जो मूड वाली जो ड्रग्स हैं उनकी बात करेंगे। देखो ये वाली अपन ने ये शुरू किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या था? अफेक्टिव में मेनिया था, डिप्रेशन था, और बाइपोलर और डिप्रेशन ये वाले थे। तो ये अपन कहाँ पे हैं? अफेक्टिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो ये जो है सेडेटिव, सॉरी अफेक्टिव क्या, अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अफेक्टिव डिसऑर्डर में कितने होते हैं? एक तो होता है मानिया, और ये क्या होता है? डिप्रेशन। और ये क्या होता है? दोनों होते हैं, मेनिया डिप्रेशन और बाइपोलर भी बोल दो इसको। अगर आदमी अपन मेनिया की बात करें तो मेनिया में क्या होगा? आदमी बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, यानी कि किसी को भी मार सकता है ना।
तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट मेनिया। अगर एक्यूट मेनिया का पेशेंट आपके पास आएगा तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, अपनी जान बचाओगे, क्योंकि वो किसी को भी मार सकता है। तो अपनी जान बचाने के लिए अपन उसको क्या देंगे, सेडेटिव ड्रग्स देंगे, यानी कि उसको शांत करेंगे। एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन देते हैं। कौन सी देते हैं, बेंजोडाइजेपिन देते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं बेंजोडाइजेपिन। तो क्या सेडेटिव ड्रग्स देते ही वो ठीक हो जाएगा, मेनिया ठीक नहीं होगा। मेनिया किससे ठीक होगा, लिथियम से ठीक होगा। किससे ठीक होगा, लिथियम से ठीक होगा। तो साथ में अपन क्या दे देते हैं, लिथियम दे देते हैं। तो जब पेशेंट अगर लिथियम देने से ठीक हो रहा है तो अपन ये सेडेटिव क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम का इफेक्ट आने में 7 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं लिथियम का इफेक्ट आने में। तो लिथियम का इफेक्ट आने में 7 दिन लग जाते हैं। इससे पहले अपन उसको क्या देते हैं, सेडेटिव ड्रग्स देते हैं 7 दिन तक। जब लिथियम का इफेक्ट आ जाएगा तो सेडेटिव ड्रग्स हैं वो क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे। बेंजोडाइजेपिन है वो बंद कर देंगे। लेकिन जब शुरुआत में जब पेशेंट आता है एक्यूट मेनिया के साथ आएगा तो अपने को क्या देनी पड़ेगी, सेडेटिव ड्रग्स भी देनी पड़ेगी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स विथ लिथियम। क्योंकि लिथियम का जो पीक लेवल है या इफेक्टिव जो लेवल है, इफेक्ट आना शुरू होता है वो 7 दिन के बाद आना शुरू होता है। तो इसलिए अपन 7 दिन तक क्या यूज करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन। अब बेंजोडाइजेपिन अपन ने यूज कर ली है। अब अपन लिथियम के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। किसके बारे में, लिथियम के बारे में। लिथियम का जो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ा हूँ। तो क्या है, लिथियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, याद रखना है भैया। तो इसका 100% क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। 100% क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो इसकी कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा होती लिथियम की तो ये बहुत देर तक बॉडी में पड़ा रहता है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या है, 0 है। और ऑब्जर्प्शन है वो इसका क्या है, 100% है। और इसका जो टी हाफ है वो क्या है, 24 आवर्स। क्या है, 24 आवर्स है। और इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, बॉडी से एक्सक्रीशन है वो 95% तो किससे होता है, किडनी से होता है। किससे होता है, किडनी से होता है। और 4% है वो अपने पसीने में यानी कि स्वेट में। और 1% है वो किस में होता है, फीसिस में। ठीक है, तो ये है इसका एक्सक्रीशन। और 100% एब्जॉर्प्शन है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो 0% है। टी हाफ है वो 24 आवर्स है। और एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है, वो 95% तो किडनी से होता है और स्वेट से होता है और फीसिस में होता है 1%। अब है अपने पास कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। क्या साइड इफेक्ट, तो जो लिथियम है वो क्या करता है, ल्यूकोसाइटोसिस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो जो WBC ग्रोथ फैक्टर हैं वो भी क्या करते हैं, ल्यूकोसाइटो सब ड्रग्स है वो पीनिया करती हैं। लेकिन ये क्या करता है, न्यूट्रोफिलिया करता है। न्यूट्रोपीनिया करती हैं सब ड्रग्स। लेकिन लिथियम स्टीरॉयड और जो WBC ग्रोथ फैक्टर है वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिलिया करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रोफिलिया करते हैं, यानी कि ल्यूकोसाइट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। 3 ड्रग्स हैं वो याद रख लेना आप। एक तो स्टीरॉयड है और एक ग्रोथ फैक्टर ऑफ WBC वो भी इंक्रीज करते हैं। और एक स्टीरॉयड और लिथियम ये क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट्स को इंक्रीज करते हैं। ट्रेमर्स है वो क्या है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो याद रखना है भैया हर दवाई में। ठीक है,
मोस्ट कॉमन तो ज़रूर ही याद होना चाहिए। तो इसका मोस्ट कॉमन है वो क्या है, ट्रेमर्स है। आदमी के हाथ पांव वैसे कांपने लग जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, ट्रेमर्स। दूसरा ये हाइपोथायरॉयडिज्म करता है, यानी कि थायराइड के सिक्रेशन को रोकता है और हाइपोथायरॉयडिज्म करता है। तीसरा ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, यानी कि यूरीमिया कर देता है। तो पोली यूरीमिया करता कैसे है वो देख लो। ये मान लो ये अपनी क्या है, ये अपनी ट्यूब्यूल्स है और ये अपनी एंडोथीलियम है। तो एंडोथीलियम सोडियम ईएन के ईएन चैनल होते हैं यहाँ पे। इन चैनल के माध्यम से लिथियम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और सोडियम भी आ जाएगा। पर सोडियम तो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। इसमें चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। लेकिन ये लिथियम तो यहीं रह गया। क्या हुआ, लिथियम यहीं रह गया है, एंडोथेलियम सेल में ही प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे रहेगा। तो ये जी एस के 3 बीटा को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इसको इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, जी एस के 3 बीटा को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होगा, जो डेस्मोप्रेसिन होता है उसको ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। डेस्मोप्रेसिन को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, डेस्मोप्रेसिन है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आदमी को क्या होगा, बार बार यूरिन लगेगा। तो इससे क्या होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे कि फिर क्या हो जाएगा, बार बार यूरिन लगेगा तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा तो इसके लिए अगर अपन क्या करें, इस ईएन के चैनल को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। तो इसको ब्लॉक करने वाली ड्रग्स कौन सी होती है, एमाइलोराइड। एमाइलोराइड एमाइलोराइड होती है। कौन सी ड्रग्स होती है, एमाइलोराइड्स। तो अपन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में कौन सी ड्रग्स देते हैं, एमाइलोराइड देते हैं। एमाइलोराइड है वो क्या करती है, इस ईएन के चैनल को क्या करती है, ब्लॉक करती है। उसके कारण क्या होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है वो ठीक हो जाती है। फिर दूसरा है वो है मदर्स के अपन अपन लिथियम क्यों मदर्स के अंदर लिथियम देंगे तो क्या क्या हो सकता है। मदर्स के अंदर अगर लिथियम देंगे, अगर मान लीजिए वो लेडीज प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे के अंदर एक लिथियम एक साइड इफेक्ट करता है, एप्स्टीन। क्या करता है, एप्स्टीन एनोमलीज करता है। एप्स्टीन एनोमलीज है वो क्या होता है, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, यानी कि हार्ट में डिजीज होती है ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। अब लिथियम अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में जाएगा तो क्या वो ये एप्स्टीन एनोमलीज ही करेगा, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया भी करेगा, यही करेगा नहीं, वो बेबी में क्या करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म भी करेगा, सीएनएस को डिप्रेस करेगा, हाइपोटोनिया यानी कि फ्लॉपी बेबी होगा। कैसा होगा, फ्लॉपी। फ्लॉपी का मतलब है ऐसे कोई रिएक्शन नहीं होगा उसका, ऐसे पड़ा है बच्चा तो पड़ा ही है, वो ना हाथ हिलाएगा ना टांग हिलाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो फ्लॉपी बेबी होगा, हाइपोटोनिया मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, और मरमर्स हैं वो तेज हो जाएंगे इसमें। तो ये अपन क्या करते हैं, लिथियम की जो डोज है वो डिलीवरी के 1 या 2 दिन पहले बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो मदर्स में अपन पढ़ते हैं लिथियम की साइड इफेक्ट क्या है, एब्स्टेन एनोमलीज यानी कि ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। फिर दूसरा है एकनी। अगर किसी आदमी को एकनी है, क्या है, एकनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा, एकनी है तो वो क्या कर सकता है, वर्सन कर सकता है। फिर दूसरा है कि कैल्शियम को इंक्रीज करता है। क्या करता है,
कैल्शियम को इंक्रीज करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पे काम करके पैराथायरॉयड हार्मोन को बढ़ा के कैल्शियम को इंक्रीज करता है और टी वेव में चेंजेस लाता है। किसमें? टी वेव में चेंजेस लाता है। टी वेव में चेंजेस आएंगे तो क्या क्या होगा? हार्ट में क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा कि टेकिकार्डिया होगा? हार्ट में ब्रेडिकार्डिया होगा। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। और ए भी ब्लॉक करेगा ये, अभी तो टी वेव में चेंजेस आते हैं। फिर है इनकोऑर्डिनेशन एटेक्सिया। इनकोऑर्डिनेशन एटेक्सिया को तो अपन क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी रात को सोए तब ले लेगा ना लिथियम, तो फिर वो रात को सोते सोते आ जाएंगे ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओबिसिटी यानी कि वेट गेन करता है। नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया तीनों चीज होती हैं, ठीक है। और सीजर भी होते हैं लिथियम में। क्या होते हैं? सीजर भी होते हैं। तो ये सारी चीज किसके साथ देखने को मिलती है? लिथियम के साथ देखने को मिलती हैं। तो लिथियम है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, तो इसको आपको याद रखना ही होगा। क्या होगा? याद रखना ही होगा। अब बात करेंगे अपन इसके प्लाज्मा लेवल की। बात नहीं की क्या? प्लाज्मा लेवल, पहले अपन प्लाज्मा लेवल की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा लेवल के बारे में लिखा नहीं शायद ना। तो प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा लेवल में क्या होता है? अगर देखो इसका जो प्लाज्मा में जो लेवल आता है वो इसका टी हाफ क्या है? 24 आवर्स। यानी कि प्लाज्मा में लेवल इसका देखने को मिलेगा 5 दिन बाद में आपको। कितने दिन बाद में? 5 दिन के बाद में देखने को मिलेगा। और इसमें टफ थ्रू लेवल होता है, वो क्या होता है? टफ थ्रू लेवल होता है, वो क्या होता है? टफ थ्रू लेवल, टफ थ्रू लेवल जो लास्ट बेस डोज दी थी उसके बाद में इसको अपन क्या करते हैं? लेवल को देखते हैं लास्ट डोज के बाद में, 12 आवर्स के बाद में, ठीक है। तो इसका जो पीक है वो आने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो अक्यूट के अपन, अक्यूट मेनिया में अगर इसकी ड्रग है, वो मैंने लिखा तो होगा, ये रहा। टी हाफ 24 आवर्स, 5 दिन लगते हैं इसको। और थ्रू लेवल है वो लास्ट डेज में 12 आवर्स में देखने को मिलता है। एक्यूट में कितना होता है? एक्यूट मेनिया में 0.8 से 1.2 तक होता है मिली इक्वल। बाईपोलर और प्रोफाइलेक्सिस के लिए अगर अपन यूज करते हैं तो 0.5 टू 0.8 तक यूज करते हैं। अगर मोर देन 1.5 हो जाए तो क्या है? टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, यानी कि 2 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो 1.5 मिली इक्वल पर लीटर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टॉक्सिसिटी शुरू हो जाएगी लिथियम की, ठीक है ना। तो ये था इसका प्लाज्मा लेवल। फिर अपन बात करते हैं लिथियम के इंट्रैक्शन की। इसकी लिथियम की इंट्रैक्शन, जैसे कि बात करें तो लिथियम है वो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? सोडियम वाली में आता है। तो सोडियम और लिथियम में बॉडी क्या है? डिफरेंस नहीं कर पाती है। जैसा व्यवहार सोडियम के साथ करती है वैसा ही व्यवहार किसके साथ करती है? लिथियम के साथ करती है। तो डाइट में अगर आपने मान लीजिए किसी पेशेंट ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया तो उसने नमक भी नहीं लिया, नमक नहीं लिया तो क्या हुआ? बॉडी ने सोडियम की पूर्ति करने के लिए क्या किया? किडनी में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन की जगह किसका रीअब्जॉर्प्शन कर दिया उसने? लिथियम का रीअब्जॉर्प्शन कर दिया। और लिथियम का रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो क्या हो गया भैया? टॉक्सिसिटी होगी लिथियम की। तो जो भी पेशेंट है वो लिथियम थेरेपी पे चल रहा है या लिथियम ड्रग्स ले रहा है तो उसको बोलते हैं भैया फास्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भूखा नहीं रहना है, डेली खाना खाना है, एवरी डे टेक योर मील। तो डेली क्या करना है? खाना खाना है। अब स्वेटिंग, पसीना जब आता है तो अपने क्या निकलता है? सोडियम निकलता है पसीने को। कभी चख के देखना वो क्या होता है? कड़वा होता है।
तो सोडियम निकलता है, लेकिन बॉडी ने किसको निकाल दिया, लिथियम को निकाल दिया। सोडियम की जगह किसको निकाल दिया, लिथियम को निकाल दिया पसीने में। अब आदमी को प्यास लगेगी पसीना आने के बाद में, तो वो बहुत ज्यादा पानी पिएगा, बहुत ज्यादा पानी पिएगा तो सोडियम टूट जाएगा, सोडियम डाइल्यूट हो जाएगा। सोडियम डाइल्यूट हो जाएगा तो बॉडी को लगेगा सोडियम की कमी आ गई। सोडियम की कमी आ जाएगी तो बॉडी क्या करेगी, किडनी से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी। अब किडनी से जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो किसका होगा, लिथियम का होगा। तो इससे भी क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। अब जो आदमी लिथियम ड्रग्स ले रहा है उसको कैसा पानी पीना चाहिए, उसको सादा पानी नहीं पीना चाहिए, उसको नींबू वाला पानी पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, नींबू वाला पानी पीना चाहिए। अब कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, लिथियम की टॉक्सिसिटी को बढ़ाती हैं। अब कोई आदमी अगर लिथियम की डोज पे चल रहा है तो उसको थायाजाइड दे दोगे तो क्या हो जाएगी, उसमें लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। लिसिनोप्रिल दे दोगे तो भी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और इंडोमेथासिन दे दोगे तो भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इंडोमेथासिन से भी टॉक्सिसिटी होगी, लिसिनोप्रिल से भी टॉक्सिसिटी होगी, और थायाजाइड से भी क्या होगी, लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी। तो इन ड्रग्स को दोगे तो आपको ध्यान रखना है, पेशेंट अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी पे तो उसकी हिस्ट्री पूछ लेनी है, लिथियम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, फिर उसके बाद में ही लिथियम चालू, ये ड्रग्स चालू करनी है आपको। प्लाज्मा लेवल अपन ने देख लिया। फिर इनके साइड इफेक्ट जो हैं वो नोजिया वोमिटिंग होते हैं जीआईटी में, और डायरिया कॉमनली देखते हैं। डायरिया है तो मान लीजिए वही है। और सीएनएस में इनकोऑर्डिनेशन और अटेक्सिया, ये दोनों देखने को मिलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिथियम है वो अपन किस में यूज करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में तो प्रिवेंट मेनिया, यानी कि मेनिया के लिए लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस है। तो बाइपोलर में तो दोनों होते हैं, डिप्रेशन भी होता है, मेनिया भी होता है। और डिप्रेशन में भी अपन क्या करते हैं, लिथियम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक अपनी बॉडी में होता है, क्या होता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोपैथी फैक्टर, यानी कि BDNF। ये जो BDNF है ना बेटा, ये BDNF क्या करता है, न्यूरॉन में प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। अब न्यूरॉन है वो जन्म के बाद जितने आते हैं उतने ही आते हैं, नया निर्माण नहीं होता, नया न्यूरॉन नहीं बनता है। तो ये प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी ये है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता जाता है, कनेक्शन बढ़ जाते हैं उसकी। अगर ये कम हो जाएगी प्लास्टिसिटी तो उसके कनेक्शन कम होंगे, कनेक्शन कम होंगे तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है किस पे, ब्रेन ड्राइव न्यूरोपैथी फैक्टर पे। किस पे, ब्रेन ड्राइव न्यूरोपैथी फैक्टर, यानी कि BDNF पे डिपेंड करता है। अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्लास्टिसिटी हो जाएगी। और मेनिया क्या है, मेनिया ब्रेन बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो रहा है ब्रेन में जो आदमी को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है, तो उसको रोकना है। जैसे कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है कैल्शियम, कैल्शियम आयन होता है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, ब्रेन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और आदमी की एक्टिविटी बढ़ा देता है। तो मानिया हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, मैनिया। तो अपने को डिप्रेशन, बाइपोलर और मेनिया सब में लिथियम दे सकते हैं, बता दिया है। यहाँ पे लिथियम क्यों दिया था अपन ने, तो ये प्लास्टिसिटी है वो अपने को बढ़ानी है। हाँ ये रहा लिथियम, देखो लिथियम क्या कर रहा है, इसको, इस रूट को, ये जो BDNF है इसको तोड़ने में कौन सहायक है, इसको तोड़ कौन रहा है, GSK3 बीटा। GSK3 बीटा क्या कर रहा है, BDNF को तोड़ रहा है। और लिथियम क्या करेगा, लिथियम इस GSK3 बीटा को इनहिबिट कर देगा। क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इसको इनहिबिट कर देगा तो इसको टूटने नहीं देगा, तो BDNF का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और BDNF का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो प्लास्टिसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि न्यूरॉन के कनेक्शन बढ़ जाएंगे। न्यूरॉन के कनेक्शन बढ़ जाएंगे तो आदमी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो डिप्रेशन में भी अपन क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम यूज कर सकते हैं।
तो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो अपने पास दो तरीके के होते हैं, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर में अपन आदमी को दवाई क्यों देते हैं, ड्रग्स देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं। एक नॉर्मल अगर आदमी नॉर्मल है तो वो क्या है कि बाद में किस में जा सकता है, मेनिया में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो बाइपोलर वाले आदमी को दवाई तो देंगे ही, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिया और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिप्रेशन, ताकि वो आदमी ना मेनिया में जाए और ना डिप्रेशन में जाए, दोनों में नहीं जाए, यानी बीच में रहे। ठीक है, तो जो मेनिया के प्रोफाइलेक्सिस के लिए अपन यूज करते हैं वो तो है लिथियम। क्या है, लिथियम। और लिथियम एंटीसाइकोटिक के रूप में भी अपन यूज कर सकते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं मेनिया में। और अपन एंटीसाइकोटिक यूज करते ही हैं, प्रेगनेंसी में भी देते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर अगर मेनिया है तो एंटीसाइकोटिक ही यूज कर रहे थे। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे कि कार्बावेंजाजिन और वेलप्रोइट और टोपिरामेट देते हैं। तो जो वेलप्रोइट है वो क्या है, रैपिड साइक्लर्स होते हैं ना, उनके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। रैपिड साइक्लर मतलब कि मोर देन 4, यानी कि एक साल में आदमी, रैपिड साइक्लर होता क्या है, एक बार तो आदमी किस में जा रहा है, मेनिया में जा रहा है, फिर नॉर्मल हो रहा है, फिर डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये एक सर्कल हुआ। अगर आदमी को ये सर्कल अगर 4 से ज्यादा आ रहे हैं एक साल में, एक साल में 4 से ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको रैपिड साइक्लर बोलेंगे। और रैपिड साइक्लर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, वेलप्रोइट होता है। क्या होता है, वेलप्रोइट होता है। अब बात करेंगे अपन की प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो डिप्रेशन में जो ड्रग्स यूज करते हैं वो सुसाइडल रिस्क को भी कम करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, जो सुसाइड की रिस्क को कम कर दें, तो वो भी बढ़िया बात है। इसमें भी अपन क्या यूज करते हैं, लिथियम यूज करते हैं। लिथियम मैंने बताया था क्यों यूज करते हैं, वो क्या करता है, GKS3 बीटा को क्या करता है, इनहिबिट करता है ना, पीछे वाली GSK3 बीटा को क्या करता है, इनहिबिट करता है। और BDNF को इंक्रीज करता है, उससे प्लास्टिसिटी बढ़ती है, तो डिप्रेशन ठीक हो जाता है। और लेमेट्रोजिन भी अपन इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपने बाइपोलर ड्रग्स। मेनिया के प्रोफाइलेक्सिस के लिए, पेशेंट मेनिया में ना जाए, पेशेंट डिप्रेशन में ना जाए, तो दोनों तरीके के लिए अपन यूज कर सकते हैं। फिर अब जो आदमी डिप्रेशन में है, इसमें है डिप्रेशन में है, तो उसको ठीक करना है। जो आदमी डिप्रेशन में चला गया है तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा। डिप्रेशन में है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो डिप्रेशन में अपने को क्या करना है, डिप्रेशन में अपने को BDNF को बढ़ाना है। क्या करना है, BDNF को बढ़ाना है। तो BDNF बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, मोनोएमीन्स हैं वो यूज करेंगे। मोनोएमीन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, नोरेड्रेनलिन है, डोपामीन है। तो सबसे ज्यादा तो कौन यूज करता है, सेरोटोनिन। तो ये सब स्टिमुलेट होके क्या करते हैं, BDNF को इनक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इनक्रीज करते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में BDNF है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डिप्रेशन में अपने को, आदमी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए BDNF को अपने को क्या करना है, बढ़ाना है। अब अपन 5 ये सेरोटोनिन है, इसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये अपने पास क्या है, न्यूरॉन है। यहाँ पे क्या है, वेसाइकल में 5HT सेरोटोनिन पड़ा है, ये बाहर आएगा। तो यहाँ पे MAO माओ तैयार बैठा है, वो इसको तोड़ देगा, इसका रीअपटेक भी होता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सेरोटोनिन की क्या करने हैं, मात्रा को बढ़ाना है। तो अपन क्या करेंगे, माओ को इनहिबिट करेंगे और इसके रीअपटेक को रोकेंगे। क्या करेंगे, माओ को इनहिबिट करेंगे और इसके रीअपटेक को भी रोकना है। ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए अपने को सेरोटोनिन को इंक्रीज करना है। सेरोटोनिन को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके रीअपटेक को रोक सकते हैं। और उसको तोड़ने वाले एंजाइम को अपन क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये अपन कर सकते हैं। तो ये अपन किस में करेंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में।
एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, एक तो टिपिकल होती है, एक एटिपिकल होती है। टिपिकल होती हैं वो तो क्या करती हैं, सेरोटोनिन को बढ़ा के उसको आदमी को ठीक करती हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालती हैं। एटिपिकल होती हैं उनकी कोई और मैकेनिज्म होती है, अदर मैकेनिज्म से वो क्या करती हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालती हैं पेशेंट को। लेकिन जो 5-HT है वो कैसे बढ़ेगा वो मैंने बता दिया। उसको तोड़ने वाले एंजाइम को रोकना होगा, वो कौन सा है, वो यहाँ पे लिख दिया है, वो है MAO को इनहिबिट करना है। अब MAO है, उसके दो रूप बताए थे, A और B। अपन ने पार्किंसन में पढ़ा था, तो पार्किंसन में अपन MAO-B वाला B इनहिबिटर्स पढ़ा था। वहां पे B क्यों पढ़ा था, A का मतलब था ऑल, जितने भी सेरोटोनिन है, नॉरएड्रेनालिन है, सबको तोड़ने वाला कौन है, MAO है। लेकिन जो ब्रेन में अपने को पार्किंसनिज्म में बी इनहिबिटर क्यों पढ़ा अपन ने, क्योंकि ये जो AMO-B इनहिबिटर है, ये बी वाला है, वो क्या करता है, ओनली डोपामीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, डोपामीन को तोड़ता है, ओनली डोपामीन को। तो अपने को पार्किंसन में क्या करना है, डोपामीन को तो इंक्रीज करना है, क्योंकि डोपामीन कम हो गया तभी तो पार्किंसन हो रहा है। तो इसलिए अपने को वहां पे तो बी को करना था, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, MAO-A को इनहिबिट करेंगे। किसको करेंगे, ए को इनहिबिट करेंगे, ताकि वो किसको ना तोड़े, सेरोटोनिन को ना तोड़े। तो सेरोटोनिन नहीं टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट है वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। और उसके लिए अपन एक ड्रग्स यूज करते हैं, मोकुलोबिमाइड। मोकुलोबिमाइड है वो यूज करते हैं अपन। तो ये ड्रग्स क्या करती है, MAO-A को इनहिबिट करती है और उससे सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। रीएप्टेक इनहिबिटर्स, अगर सेरोटोनिन का रीएप्टेक रोक दें तो क्या होगा, रीएप्टेक दो तरीके का होता है, एक तो नॉन सेलेक्टिव, एक सेलेक्टिव। ये कैसे हो गया भैया, समझो, इधर पीछे था गया वो। अब जैसे ये 5-HT है, इसका रीएप्टेक हो रहा है, वैसे ही अपन इसका रीएप्टेक पढ़ते हैं, नॉरएड्रेनालिन का रीएप्टेक पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, नॉरएड्रेनालिन का रीएप्टेक भी पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अपन ने क्यों चूज किया कि रीएप्टेक में एक तो है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स होगी ना, वो तो क्या करेगी, दोनों के रीएप्टेक को रोकेगी, यानी कि नॉरएड्रेनालिन के रीएप्टेक को भी रोकेगी वो ड्रग्स, और सेरोटोनिन के रीएप्टेक को भी रोकेगी। वो ड्रग्स किस में आएगी, नॉन सेलेक्टिव में आएगी। और जो ड्रग्स अकेली सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकेगी वो क्या आएगी, सेलेक्टिव होगी। क्या होगी, सेलेक्टिव होगी। तो दोनों के रीअपटेक को रोके नॉन सेलेक्टिव हो जाएगी, और एक के रीअपटेक को रोकेगी तो सेलेक्टिव हो जाएगी। तो इसलिए अपन रीअपटेक में क्या पढ़ते हैं, रीअपटेक में दो चीज पढ़ते हैं, नॉन सेलेक्टिव और एक सेलेक्टिव। वो सिर्फ 5-HT को रोकती है, इसको रोकती है, 5-HT को रोकती है, और ये क्या करती है, 5-HT और नॉरएड्रेनालिन दोनों को रोकेगी। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको पढ़ रहे हैं, नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव। तो देखिए, जो नॉन सेलेक्टिव होती हैं वो क्या करती हैं, दोनों के रीअपटेक को रोकेंगी, नॉरएड्रेनालिन को भी और सेरोटोनिन को भी। अब नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को भी रोक देंगी वो, तो क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन क्या करता है, नॉरएड्रेनालिन अपने हार्ट की सारी एक्टिविटी बढ़ा देगा, यानी कि हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति में दे दिया तो उसकी तो जान आ जाएगी, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, टेकीकार्डिया करता है। ये क्या करता है, टेकीकार्डिया करता है। जबकि सेलेक्टिव दोगे तो क्या होगा, ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, कार्डिया वगैरह वाली, ठीक है, हार्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ सेरोटोनिन को ही क्या करेगी, सेरोटोनिन के रीअपटेक को ही रोकेगी। अगर आदमी, अब नॉरएड्रेनालिन है, अब अपन नॉन सेलेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, उसका सेरोटोनिन के रीअपटेक को भी रोक रही है और नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को भी रोक रही है। तो सीवियर डिप्रेशन होगा तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन है, दोनों आदमी को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं।
तो आदमी बहुत ज्यादा सीवियर होगा, यानी कि सीवियर डिप्रेशन में होगा, तो अपन कौन सी यूज करेंगे, नॉन सेलेक्टिव यूज करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। एक तो ये नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को भी रोक देगी, उससे भी क्या होगा, आदमी डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। सेरोटोनिन के रीअपटेक को भी रोक देगी, उससे भी क्या होगा, आदमी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और सेलेक्टिव है वो सिर्फ अपन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उनमें यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट दिखाना भी गलत बात है। अगर ज्यादा ही डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपने को माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में सेलेक्टिव ड्रग्स है वो यूज करेंगे, सेलेक्टिव रीअपटेक ड्रग्स, सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज करेंगे। तो ये थी अपनी सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव के बारे में। अब जो नॉन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो दो तरीके की हैं, टेट्रासाइक्लिन एंटी डिप्रेशन और एसएनआरआई, यानी कि सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो जो टेट्रासाइक्लिन है इसमें है इमीप्रामीन और क्लोमीप्रामीन और डिसिप्रामीन और एमिट्रिपिटाइलिन और नॉरट्रिपिटाइलिन। और ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या है, अगर टीसीए वाली ड्रग्स है उनकी अगर अधिकता हो जाए तो अपन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। क्या देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन ये टीसीए अपन यूज क्यों नहीं करते हैं, यूज नहीं करने का कारण क्या है कि ये एसिटाइल कोलिन को भी ब्लॉक कर देती है, अल्फा को भी ब्लॉक कर देती हैं, H1 को भी ब्लॉक कर देती हैं और सीजर भी कर देती हैं। क्या कर देती हैं, सीजर भी कर देती हैं। जो ये अपन ने किस में पढ़ा था, टिपिकल वाली ड्रग्स पढ़ी थी ना अपन ने पहले, जो अपन क्या पढ़ रहे थे साइकोटिक में, एटिपिकल और टिपिकल ड्रग्स पढ़ी थी। जो D2 ब्लॉकर्स थी टिपिकल्स, उनके अंदर भी जो साइड इफेक्ट थे वो क्या थे, यही तो थे, एसिटाइल कोलिन, अल्फा ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर और सीजर। वो भी वीक D2 ब्लॉकर थी, उनके साथ बहुत ज्यादा थे। तो इसलिए टीसीए है वो आजकल अपन यूज नहीं करते हैं इन सारे साइड इफेक्ट की वजह से। और अगर इनकी अधिकता हो जाए तो इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हो। गलती से अगर दे भी दी तो इनका बचाव भी है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब अपने पास है सेलेक्टिव यानी सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो उसमें है वेनलाफेक्सिन और डिनलाफेक्सिन और डुलोक्सिटिन। तो इसमें जो एसएनआरआई में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, फोर्स एसएनआरआई है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, सीवियर डिप्रेशन के लिए। सीवियर डिप्रेशन के लिए अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो क्या है, एसएनआरआई है। कौन सी है, एसएनआरआई है, वेनलाफेक्सिन और डेसलाफेक्सिन और डुलोक्सिटीन। कौन सी, डुलोक्सिटीन। तो ये जितने भी सारे साइड इफेक्ट हैं वो इसके साथ नहीं होते हैं, एसएनआरआई के साथ। तो एसएनआरआई क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर डिप्रेशन के लिए क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। और सीवियर के अंदर ये अपन नॉन सेलेक्टिव यूज करते हैं। तो ये अपनी हो गई एंटी डिप्रेशन वाली ड्रग्स। अब अपन पढ़ेंगे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी कि एसएसआरआई। इसमें है फ्लोक्सिटिन और पैरोक्सिटिन, डेपोक्सिटिन, फ्लुक्सोमिन और सिरेट्रोएलिन और सिटालोप्राम और इसीसिटालोप्राम। ये इसका आइसोमर है, क्या है, आइसोमर है। सिटालोप्राम का क्या आइसोमर है, इसीसिटालोप्राम। ये इसका आइसोमर है। और फ्लुक्सोटीन है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्ग एक्टिंग तक, मतलब बहुत ज्यादा समय तक ये पड़ी रहेगी। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है, क्या है, इनके साथ एक प्रॉब्लम है, ये कार्डियक वाले पेशेंट को नहीं दे सकते,
माइल्ड टू मॉडरेट वाले डिप्रेशन में दे सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट वाले पेशेंट में अपन इसको दे सकते हैं, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस भी है। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस किस में है, ऑल न्यूरोटिक डिप्रेशन या ऑल न्यूरोटिक डिजीज होती हैं उनमें भी ये क्या होती हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट ऑल न्यूरोटिक डिजीज होंगी उनमें भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन ये कार्डियक वाले पेशेंट में नहीं देते हैं। और नहीं, कार्डियक वाले पेशेंट में दे सकते हैं, कोई कार्डियक बीमारी हो तो उसमें भी ये दे सकते हैं। सॉरी, इनके साइड इफेक्ट हैं वो देख लो। SSRI के साइड इफेक्ट हैं नोजिया, एंजाइटी, मोस्ट कॉमन तो क्या होता है, नोजिया और एंजाइटी और बैड ड्रीम, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। और सेक्सुअल साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं इसमें, डिलेड एजुकुलेशन और एनऑर्गेनिज्म। तो ये अपने को जो है किस में काम आ सकती है, डिलेड एजुकुलेशन, तो वो किस में काम आ सकता है, प्री मेच्योर एजुकुलेशन में, जो जल्दी हो जाता है तो उसमें काम में आ सकता है। तो डेपोक्सिटीन इसके लिए अपन ड्रग्स यूज करते हैं, डेपोक्सिटीन है वो यूज करते हैं प्री मेच्योर एजुकुलेशन के लिए। तो ये डिलेड एजुकुलेशन है तो इसमें तो अपनी ये क्या आ सकती है, प्री मेच्योर एजुकुलेशन में काम आ सकती है। तो ये थे इनके साइड इफेक्ट। फिर है डिलेड एक्टिंग, डिलेड एक्टिंग होती है कि जब मान लीजिए आदमी की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स चल रही थी 6 महीने तक चली, वो ठीक हो गया, अचानक ही क्या कर दी अपन ने, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो बंद कर दी, तो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हो जाएगा, उसमें आदमी में क्या हो जाएंगे, हार्ट रेट वगैरह ये बढ़ जाएंगे, यानी साइड इफेक्ट आ जाएंगे, उसमें डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हो जाएगा। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सिटीन जो अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी, ये रही फ्लोक्सिटीन, ये अपन यूज करते हैं डिलेड एक्टिंग के अंदर, क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर है अपने पास एटिपिकल ड्रग्स, एटिपिकल ड्रग्स है वो है ब्यूप्रोइन, कौन सी है, ब्यूप्रोइन, ब्यूप्रोइन है वो क्या है, एंटी स्मोकिंग है, यानी कि आदमी की पीनी छुटा देती है। और एक आपको इसी की सिमिलर मिलेगी क्या, बसपायरोन, बसपायरोन है वो क्या करती है, वो एंटी एंजाइटी के लिए यूज करते हैं, यानी आदमी रोता है तो उसका रोना बंद करवा देती है, वो है बुस्पायरोन। और पीना बंद करवाती है वो है ब्यूप्रोपियोन, कौन सी है, बुप्रोपियोन। वैसे तो ड्रग ऑफ चॉइस एंटी स्मोकिंग इज वेलबेनाजिन, कौन सी होती है, वेल्सरीन वी से कुछ है। और फिर है, पर ये बिस्पायरोन है वो एंटी एटिपिकल ड्रग्स नहीं है ये, ठीक है, ये इसकी सिमिलर है, मतलब ब्यूपेरोन के सिमिलर है, इसलिए यहाँ पे बता दिए, एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है ये। फिर है एटिपिकल में दूसरी ड्रग्स, पहली है क्या, बुस्पायरोन, सॉरी ब्यूप्रोइन, और दूसरी है एटोमोक्सिटिन, एटोमोक्सिटिन, एटोमोक्सिटिन है वो एडीएच और टिक डिसऑर्डर में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। एटिपिकल एटोमोक्सिटिन है वो एडीएचडी में प्लस टिक डिसऑर्डर में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, दोनों साथ में है तो क्या ड्रग ऑफ चॉइस होगी, एटोमेक्सिटिन, ठीक है। और ब्यूपिरोन है वो क्या है, एंटी स्मोकिंग ड्रग्स होती हैं, यानी कि पीना छुटा देती है। बिस्पायरोन है वो एंटी एंजाइटी होती है, यानी कि आदमी को रोना छुटा देती है। तो दोनों ड्रग्स हैं वो सिमिलर हैं, इसलिए याद रखना है। तो ये अपन ने जितनी भी साइकोटिक इलनेस के लिए जितनी ड्रग्स थी वो अपन ने डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। सीएनएस में अभी एक चीज और बाकी है, अब्यूज ड्रग्स हैं वो अभी बाकी हैं, एल्कोहल कोकीन इनके बारे में पढ़ना भी बाकी है, ओपियोइड निकोटीन इनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो अपन पढ़ेंगे
नेक्स्ट चैप्टर में।